चरणजीत सिंह चन्नी ने आज पंजाब के नए वजीर आला के तौर पर ओहदे और राजदारी का हलफ लिया है। हलफ लेने से पहले चन्नी रूपनगर के एक गुरुद्वारे पहुंचे और मत्था टेका। चन्नी दलित सिख समाज से आते हैं और अमरिंदर सरकार में वजीर भी रहे। वो पंजाब के पहले दलित लीडर हैं जो रियासत पंजाब के वजीर आला बने। हलफ बर्दारी तकरीब में राहुल गांधी समेत पंजाब कांग्रेस के कई बड़े लीडरान मौजूद रहे। साथ ही सुखजिंदर रंधावा और ओपी सोनी ने रियासत के नए डिप्टी सीएम के तौर पर वजारत का हलफ लिया। चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम बनाकर कांग्रेस ने दो बड़े दांव खेले हैं जो आने वाले इंतखाबात में उसे दोबारा इख्तिदार की कुर्सी तक पहुंचा सकते हैं। कांग्रेस ने चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम बनाकर वोट बैंक और मुखालिफ दोनों के लिए ही ऑप्शन तैयार कर लिया है। कांग्रेस ने चरणजीत सिंह चन्नी का ही नाम क्यों मुंतखब किया, जिसे एक तीर से कई निशानों का नाम दिया जा रहा है। आज का मुद्दा में इसी मौजू पर बात होगी, जहां हमारे साथ कई खास मेहमान भी मौजूद रहेंगे। लेकिन उससे पहले देखते हैं ये खास रिपोर्ट। पंजाब में कांग्रेस का दलित कार्ड, दलित सीएम से वोट बैंक पर निशाना। पंजाब के नए सरदार कांग्रेस के लिए होंगे कितने असरदार? इतवार को दिन भर कांग्रेस पार्टी ने पंजाब के नए सीएम के नाम के लिए सोच विचार किया। घंटों मीटिंग और मुलाकात का दौर चला। दिल्ली से चंडीगढ़ तक सलाह मशवरा किया गया और फाइनली चरणजीत सिंह चन्नी के नाम पर मोहर लग गई है। चरणजीत सिंह चन्नी का नाम किसी जल्दबाजी में नहीं फाइनल किया गया, बल्कि इस नाम के साथ ही कांग्रेस ने अगले साल होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए एक बड़ा गेम खेला है। वो गेम क्या है, बताते हैं आपको। चरणजीत सिंह चन्नी के शक्ल में पंजाब को पहली बार दलित सीएम मिला है। दरअसल चन्नी को सीएम बनाकर कांग्रेस पंजाब के दलित वोट बैंक पर निशाना साधने की कोशिश कर रही है। कम से कम कांग्रेस लीडरान के ट्वीट तो यही बात बताते हैं। कांग्रेस लीडर रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया, कांग्रेस ने रचा नया इतिहास। एक दलित साथी सरदार चरणजीत चन्नी को पंजाब का सीएम बनाकर हर गरीब साथी और कारकुनान को फक्र से फैजियात और ताकतवर किया। तारीख गवाह है कि ये फैसला पंजाब और मुल्क के हर महरूम और पासमानदा साथी के लिए उम्मीद की नई किरण बनेगा और नए दरवाजे खोलेगा। दरअसल पंजाब की सियासत में दलित वोटर बड़े किंग मेकर हैं। पंजाब में 32% दलित आबादी है। इनमें रविदासी दलित, वाल्मीकि दलित और कबीरपंथी दलित शामिल हैं। पंजाब में हिंदू के साथ साथ सिख, मुस्लिम और ईसाई मजहब में भी दलित हैं। रियासत में कुल सिखों की आबादी करीब 58% है। इनमें से 57% दलित सिख हैं। रियासत में करीब 38% हिंदू हैं और इनमें से 38% दलित हैं। पंजाब में 1.93% मुस्लिम आबादी है और इनमें से 2% ही मुस्लिम दलित है, जबकि ईसाई आबादी 1.26% है और इनमें से 1% ही दलित है। कांग्रेस ने चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम बनाकर एक साथ दो निशाने साधने की कोशिश की है। एक तीर से उसने दलित वोट बैंक को साधा है, वहीं कांग्रेस ने अपोजिशन पार्टियों को बैकफुट पर धकेलने की कोशिश भी की है। पंजाब में बीएसपी और अकाली इत्तेहाद के बीच इत्तेहाद है। चूँकि बीएसपी दलित वोटों की सियासत करती है और अकाली दल ने 2022 में इंतखाब जीतने पर दलित डिप्टी सीएम बनाने का वादा किया था। कांग्रेस ने दलित सीएम का दांव चलकर अकाली और बीएसपी का दांव फेल कर दिया है। यानी जो काम अकाली इंतखाब के बाद करने वाली थी, वो कांग्रेस ने अभी कर दिखाया। चरणजीत सिंह चन्नी दलित होने के साथ साथ सरदार भी हैं, यानी दलित के साथ सिख तबके का भी ख्याल कांग्रेस ने रखा है। पंजाब के नए सरदार आने वाले इंतखाब में कांग्रेस के लिए कितने असरदार होते हैं, अब ये तो देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के सीएम मुंतखब हो गए हैं। आज उन्होंने ओथ सेरेमनी भी उनकी हो गई है। 2 डिप्टी सीएम भी मिल गए हैं। कांग्रेस की जानिब से तमाम जो इल्जामात लग रहे थे उनको दरकिनार करते हुए ये एक बड़ा फैसला लिया गया। लेकिन क्या अपोजिशन के लिए जिस तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है आप चरणजीत सिंह चन्नी को, क्या इतना बड़ा कोई चैलेंज खड़ा कर सकते हैं? इस पर मेरे साथ खास मेहमान जो जुड़ रहे हैं उनका तारुफ आपसे कराना चाहूंगी। अजय वर्मा जी हैं, कांग्रेस लीडर हैं। यासिर जिलानी हैं, बीजेपी स्पोक पर्सन। हुदा जरीवाला आम आदमी पार्टी से लीडर हैं। आप तीनों का खैर मकदम है जी सलाम पर। यासिर जिलानी साहब, सवाल मेरा आपसे है, चरणजीत सिंह चन्नी कल अचानक से उनका नाम आता है और वो सीएम के लिए पेश कर दिए जाते हैं, उनका नाम सामने रख दिया जाता है। आज वो सीएम बन भी गए हैं, उन्होंने शपथ भी ले ली है। क्या आपको लगता है कि बीजेपी के लिए वो बड़ा चैलेंज खड़ा कर पाएंगे पंजाब के अंदर? देखिए, मुझे लगता है कि ये बिल्कुल कांग्रेस का इंटरनल मैटर है। कांग्रेस अपनी संगठनात्मक दृष्टिकोण से जो उनकी रणनीति है उसके तहत उन्होंने, क्योंकि पिछले 4.5 साल में जो पिछले मुख्यमंत्री थे, जिन वादों के साथ वो दिल्ली पंजाब के मुख्यमंत्री बने थे, उसमें वो कहीं ना कहीं खरे नहीं उतर पाए। जनता से जो वायदा किया था वहां पे भी मुझे लगता है कि वो बिल्कुल बुरी तरीके से फेल रहे। तो अब कांग्रेस के पास कोई चारा रह नहीं गया था। उनके साथ उनके एमएलए जो हैं उन्होंने साथ छोड़ दिया था। तो एक तरीके से कांग्रेस का ये टोटल इंटरनल मैटर है। कांग्रेस ने अपनी लीडरशिप को चेंज किया और एक नए चेहरे को लाके प्रोजेक्ट किया। और एक चरणजीत सिंह चन्नी साहब आज पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या पंजाब की जनता को जो इस वक्त ठगा हुआ महसूस कर रही है, जो हिसाब जरूर मांगेगी आने वाले चुनाव में। जिस तरीके से कैप्टन अमरिंदर को पूर्ण बहुमत से वहां की जनता ने सरकार दी थी और उन्होंने जो वायदा किया था उसमें सबसे बड़ा एक वायदा मैं बता दूं, जो ड्रग्स माफिया के ऊपर कंट्रोल था, वो उसमें भी फेल रहे। तो ये सब सारे सवाल जो हैं वो मुझे लगता है कि अभी नए जो मुख्यमंत्री बने हैं उसको उसका जवाब देना होगा। और कांग्रेस के लिए ये बड़ा एक तरीके से समय ऐसा है, क्योंकि आने वाला समय चुनाव का है और उन्हें अपनी रणनीति किस तरीके से जनता के बीच में लानी। उन्होंने मुख्यमंत्री बदल के तो एक चेहरा बदल दिया है, लेकिन जो वायदा है वो 4.5 साल का जो उन्होंने काम नहीं किया है वो कैसे जनता के बीच में। लेकिन यासिर जिलानी साहब, आप कह रहे हैं कि ये कांग्रेस का इंटरनल मामला है, लेकिन आप ये भी कह रहे हैं कि जनता के जरिए चुने गए सीएम को अब बदल दिया जाता है। 4.5 साल के अंदर महज 6 महीने रह गए हैं असेंबली इंतखाब के लिए। लेकिन उत्तराखंड का आप जिक्र नहीं करते, गुजरात का आप जिक्र नहीं करते हैं। 4.5 साल के अंदर ही 3 वहां मुख्यमंत्री बदल दिए जाते, तीसरे मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के अंदर। गुजरात के अंदर अभी चेंजेस हुए, पूरी कैबिनेट ही बदल दी गई मुख्यमंत्री समेत, उसका आप जिक्र नहीं करते। ठीक है, अजय वर्मा जी, अजय वर्मा जी जवाब ले लीजिए, मेरा जवाब ले लीजिए 10 सेकंड का। अजय वर्मा जी फिर बात करेंगे। देखिए, एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तभी तो मैंने उन्हें शुभकामनाएं भी दी कि पंजाब के मुख्यमंत्री को शुभकामनाएं जो नए बने हैं इस वक्त। लेकिन क्या गुजरात से कोई इस तरह का बयान आया जो संगठन के अंदर किसी तरह का मतभेद हो, मनमुटाव हो? पंजाब में तो जिस वक्त ये ऐलान हुआ था कि वहां मुख्यमंत्री बदला जाएगा और मुख्यमंत्री को हटा दिया गया था, जो उस वक्त के तत्कालीन अभी मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर, आप सबने देखा है, मीडिया ने ही दिखाया कि किस तरीके से वो नवजोत सिंह सिद्धू को लेके कह रहे थे कि हम भारत की अस्मिता और अखंडता पे अगर कोई सवाल खड़ा कर सकता है तो उन्होंने क्लियर नाम लिया नवजोत सिंह सिद्धू का। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी 600 किलोमीटर की जो बॉर्डर है वो पाकिस्तान से लगती है और वो बाजवा के दोस्त हैं। ये सारी बातें कांग्रेस ने जब कही तो सवाल बनता है और सवाल जनता तो करेगी। और हमारा हम ठीक है, अभी आप ही कह रहे थे यासिर साहब, ये कांग्रेस का इंटरनल मामला है। बहरहाल अजय वर्मा जी, सीएम आपने भी बदला है, लेकिन इतने तनाजे हुए आपकी पार्टी के अंदर, बीजेपी ने भी सीएम बदले हैं गुजरात के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, लेकिन वहां इस तरह के बयानबाजी नहीं हुई। पंजाब के अंदर ऐसा क्यों देखने को मिला? आप कर्नाटक भूल गई, इसमें कर्नाटक में भी बदले। ठीक है, कर्नाटक, गुजरात और उत्तराखंड में तो 3-3 बदले। देखिए मेरे भाई, अभी यासिर कह रहे थे इन्होंने बड़ी सदी हुई, अभी बड़े अच्छी समझदारी की बात करते हैं, बड़ी सदी हुई बात और अच्छे प्रवक्ता की तरह करी।
मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारी पार्टी के अंदर, कांग्रेस पार्टी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र कायम है। हमारे यहाँ सिंगल स्वामित्व यानी एकल स्वामित्व बीजेपी की तरह नहीं है कि वहां पार्टी छोटी है, एकल स्वामित्व बड़ा है। जहां पार्टी छोटी हो जाती है वहां एकल स्वामित्व बड़ा हो जाता है। दिल्ली से बैठ के रात को टीम गई, टीम के जाने के बाद गुजरात में पूरी की पूरी कैबिनेट, विधानसभा के स्पीकर और सीएम सबको बदल दिया गया। उसके बाद चूंकि वहां एकल स्वामित्व है, डिक्टेटरशिप की, जहां एकल स्वामित्व होता है पार्टी छोटी हो जाती है, वहां डिक्टेटरशिप की शुरुआत हो जाती है। जहां लोकतंत्र होता है, मैं इसलिए परिभाषित कर रहा हूं, हमारे यहाँ जब पिछले कुछ समय से चर्चा चल रही थी तो हाईकमान के पास चर्चा हुई, ऑब्जर्वर भेजे, 1 बार गए, 2 बार गए, 3 बार गए, फिर विधायकों की राय ली, विधायकों से मीटिंग ली। आंतरिक लोकतंत्र, इंटरनल डेमोक्रेसी में ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि लोकतंत्र में जनता की और चुने हुए लोगों की राय को माना जाता है। तो हमारे विधायकों ने, 60 से ज्यादा विधायकों ने डिमांड करी। हालांकि 4 साल में कैप्टन हमारे साथ जो थे अमरिंदर सिंह साहब, उन्होंने 90% जो जनता के वादे थे, जैसे किसानों का कर्जा माफ करना, बिजली का मामला था, वहां महंगाई का मामला था, रोजगार का मामला था, वो सारे आंकड़े फुलफिल किए, 90% काम करे और कांग्रेस पार्टी ने उन्होंने बधाई भी दी। लेकिन इस वक्त चूंकि एक फीडबैक बीजेपी के हाईकमान के पास ये आया हुआ था कि आपके हाथ से पंजाब पहले 80 सीटों के साथ कांग्रेस आई, इस बार 91 सीटों के साथ कांग्रेस आ रही है, तो कुछ आप करिए। जब ये फीडबैक कांग्रेस हाईकमान को भी मिला, तब हमने ये अनुरोध किया कि भाई लोकतंत्र की व्यवस्था को देखें, हम कैसे 100 से ज्यादा सीट, क्योंकि किसान परेशान, 500-700 से ज्यादा किसान मर गया, बेरोजगारी बढ़ गई, खर्चा एकदम देख लीजिए, महंगाई आसमान उच्चतम स्तर पर पहुंच गई, 210 रुपए सरसों का तेल, 100 रुपए से ज्यादा डीजल और पेट्रोल पहुंच गया। तो अब 100 से ज्यादा सीट के लिए एक रणनीति बनाई विधायकों से मिलकर, और उसके बाद निर्णय सर्वसम्मति से ये हुआ कि एक ऐसा कोई चीज यहाँ बनाई जाए जिससे सर्व लोग सहमत हों। तो इसी तरह कांग्रेस ने, ठीक है, फिर सुनील जाखड़ क्यों कह रहे हैं कि हरीश रावत ने जो कहा है कि भाई नवजोत सिंह सिद्धू की जो सरपरस्ती में ही जो है 2022 का जो है वो इलेक्शन लड़ा जाएगा, सीएम तो चरणजीत सिंह चन्नी है ना, उनका भी नाम ले सकते थे, यानी कि चन्नी सिर्फ एक चेहरा है सीएम के तौर पर पंजाब के अंदर, कंट्रोल जो है, रिमोट कंट्रोल जो है वो सिद्धू के हाथ में रहने वाला है। मोहतरमा, मैं यही बताने जा रहा था, अभी आपका बीच में आ गया, मैं आपको यही बताने जा रहा हूं कि कांग्रेस सर्व धर्म सद्भाव, सर्व जाति, सर्व वर्ग के लिए काम करती है, किसी एक धर्म और एक वर्ग के लिए काम नहीं करती। उसके यहाँ सबका साथ सबका विकास होता है, इनकी तरह नहीं है कि सबका साथ बीजेपी का विकास और सबका विनाश। चरणजीत सिंह चन्नी, देखिए जाखड़ साहब का अपना रूप, मैंने आपसे क्या कहा, हमारे आंतरिक लोकतंत्र, सबको बोलने की सुविधा है, सब बोल सकते हैं, लेकिन इससे कोई डैमेज नहीं होता। कांग्रेस पार्टी मजबूती के नहीं, सबको बोलने की आजादी है, लेकिन कोई कहता है कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए जो है नवजोत सिंह सिद्धू खतरा है, ये तो बड़ा इश्यू हो जाता है ना। फिर सर, अपनी बात रखने का सबको हक है, लेकिन कोई सवाल ही उठाते नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर तो ये तो मसला बड़ा हो जाएगा। इसको आप ये नहीं कहेंगे कि बोलने की आजादी है इसलिए कह दिया, ये सीधे आपके ऊपर इल्जाम है। बहरहाल हुदा जरीवाला भी मेरे साथ है, आपका रिएक्शन मैं लूंगी। ठीक है, चलिए कंप्लीट कीजिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ लिविंग और फ्रीडम ऑफ वॉइस ये कहती है हिंदुस्तान की। हम ये नहीं कह रहे कि आप अनुशासनहीनता करिए, लेकिन कैप्टन साहब हमारे लीडर ये हैं और उनकी अगुवाई में भी ऐसा नहीं होगा, सब लोगों को मिलकर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और पंजाब में हम 100 से, आज याद करिए फिर आपके यहाँ दोबारा बैठेंगे, हम 100 से ज्यादा सीटें 2022 में जीतने जा रहे हैं। चलिए, उम्मीद करना बहुत अच्छी बात है और ये उम्मीद आपकी पूरी हो, दुआ करते हैं हम। बहरहाल मेरे साथ हुदा जरीवाला भी हैं आम आदमी पार्टी से। हुदा जरीवाला, अब तक आपको माना जा रहा है कि पंजाब के अंदर आप सेकंड नंबर की पार्टी है आम आदमी पार्टी, बहुत मजबूती से आप इंतखाब लड़ने का दावा कर रही हैं, लेकिन कांग्रेस ने जो ये जो दाव खेला है ना, दलित, हिंदू और इसके साथ ही सिख, जो ये तिगड़ी बनाई है वो आप पर भारी पड़ सकती है। नहीं, मेरा ख्याल से ऐसा तो कोई बात नहीं होनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि पहली बात तो जो नए सीएम साहब बने हैं उनको दिल से बहुत बहुत बधाई। यकीनन ये एक कांग्रेस की तरफ से अच्छा कदम है कि उन्होंने एक दलित, एक ओबीसी कैंडिडेट को चुना है सीएम फेस के लिए। बट एट द सेम टाइम, जिस तरह से अभी आप ही ने जिक्र किया था कि अगला जो पंजाब इलेक्शन आ रहा है उसके लिए वो फेस नहीं है, वो तो नवजोत सिंह जी ही हैं। तो कहीं ना कहीं मतलब ये कांग्रेस पे जरूर सवालिया निशान इसलिए हो जाता है बिकॉज कांग्रेस की लीडरशिप में बहुत सारे ऐसे फैसेट्स हैं जो कंसिडर करना चाहिए। अभी आपने देखा कि रिसेंटली कांग्रेस के भी
लीडरशिप ऐसी है कि उस पे एक कोई राय नहीं बन पाती है। तो डेफिनेटली कांग्रेस बीजेपी से बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है लोगों के लिए, बिकॉज पंजाब में जिस तरह से ये किसान इशू जो हुआ था, जो फार्म लॉस को लेके अभी तक जो प्रोटेस्ट चल रही है, उसमें लोग बीजेपी से खास तौर पे नाराज हैं। बट एट द सेम टाइम क्या कांग्रेस उनके लिए एक बेहतर ऑल्टरनेटिव है? नहीं, वो देखना पड़ेगा। वही दूसरी ओर आम आदमी पार्टी इस वक्त ऑब्वियसली ऑपोजिशन में तो है ही पंजाब में, एंड एट द सेम टाइम बहुत हम लोग एग्रेसिवली वहां पे कैंपेन कर रहे हैं। जो हम लोगों की जिस तरह से पॉलिसीज है, आपने अभी देखा सीएम साहब ने भी पंजाब के एक स्टेटमेंट अभी दिया कि मैं खुद एक आम आदमी हूं, और इस तरह से वो फ्री बिजली की बात करने लगे। तो ये तमाम जो पॉलिसीज है, अगर वो पॉलिसीज आम आदमी की ही लेते हैं तो पंजाब में एक मतलब उनके लिए दिस विल वर्क अगेंस्ट देम, राइट? सो बेहतर ऑल्टरनेटिव कांग्रेस है ये हम नहीं कह सकते, बट डेफिनेटली बीजेपी से परे अगर देखा जाए तो पार्टी इन पावर अगर कांग्रेस आती है तो वो ज्यादा बिजली देकर कोई सत्ता में आ नहीं सकता है। दिल्ली की बात छोड़ दीजिए, दिल्ली वाले आम आदमी पार्टी को बहुत प्यार करते हैं और उन्होंने पूरा मैंडेट दिया, लेकिन पंजाब की जो सियासत है ना, वो जातीय समीकरण पर भी चलती है। इस बात को भी आपको ख्याल रखना होगा। यासिर जिलानी साहब, कांग्रेस के पास 3 चेहरे तो हैं, दलित चेहरा भी है, सिख चेहरा भी है, हिंदू चेहरा भी है, क्या बीजेपी के पास है पंजाब के अंदर? देखिए, अभी चुनाव आने दीजिए, चुनाव आएगा तो चेहरे कैसे बदलेंगे, मुद्दे कौन से होंगे, और जो लोगों को परेशानी पिछले 4.5 साल में कैप्टन अमरिंदर की सरकार में हुआ है, आप ये समझ लीजिए कि वो राजा साहब के नाम से मशहूर है। वो लोगों से मिलते नहीं है, उनके अंदर एक दूसरे में इतना विरोध था कि चरणजीत सिंह चन्नी एक अलग खेमा था, सुखजिंदर एक अलग खेमा था, ब्रह्म महिंद्रा एक अलग खेमा, सोनी जो डिप्टी सीएम बने अलग खेमा। अब कांग्रेस की जो बची कुची राजनीति है, जो उसकी खास एक तरीके की रणनीति है, जिसमें वो जो तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा उसका पैमाना है, वोट बैंक, वो उसी वर्ग को ज्यादा प्रमोट करने की कोशिश करती है, जिससे उसकी अपनी साख बची रहे। लेकिन हिंदुस्तान के लोगों ने देखा है, और पिछले आप 7-8 सालों में देखेंगे कि कांग्रेस धीरे धीरे भारत से एक तरीके से समाप्ति के ओर है, और उसका कारण है, अब आप बताइए कि चरणजीत सिंह चन्नी का प्रचार कम हो रहा है, लेकिन वो किस जाति से आते हैं, दलित वर्ग से आते हैं, उसका प्रचार राहुल गांधी से लेके तमाम लोग कर रहे हैं। लेकिन वो ये सवाल अपने अंदर, इंटरनल डेमोक्रेसी की बात अभी हमारे वर्मा जी कह रहे थे, इंटरनल डेमोक्रेसी का मतलब ये तो नहीं है कि अभी आपका एक मुख्यमंत्री ओथ ले रहा है और सुनील जाखड़ ओथ लेने के टाइम क्या ट्विटर पे ट्वीट करते हैं, ये सबने देखा है। नेशनल सिक्योरिटी का मामला आप खुद बता रही है, कल से चल रहा है कि अमरिंदर सिंह ने किस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू को के लिए बोला है, और ये जो चरणजीत सिंह चन्नी है, ये नवजोत सिंह सिद्धू को एक तरीके से, नवजोत सिंह सिद्धू पावर में है, तो जो दूसरे इनके गुट हैं, जो लोग हैं, अच्छा, और इनका पैमाना देखिए, इनकी लीडरशिप का पैमाना इतना खतरनाक है तुष्टीकरण में कि जहां इनकी सरकार है, राजस्थान में आज जो एनसीआरबी का डेटा आया है, उसमें सबसे नंबर 1 पे क्राइम रेट जो है, जो अत्याचार है, जो जघन्य अपराध है, वो चाहे महिलाओं के साथ हो, चाहे वो पुरुषों के साथ हो, चाहे वो बड़े लेवल के संगठित अपराध हो, वो राजस्थान को उन्होंने नंबर 1 पे अंकित किया है। उसमें कल या परसों एक दलित युवक की लिंचिंग हुई है, उस पे लीडरशिप मुंह नहीं खोलेगी, उस पे लीडरशिप कोई बात नहीं कहेगी। लेकिन अगर यासिर जिलानी जी, मेरा सवाल आपसे है कि आपने बताया कि तुष्टीकरण की राजनीति करती है कांग्रेस और ये इल्जाम कांग्रेस पर लग रही हैं, ठीक है, आप मुझे बता दीजिए, उत्तर प्रदेश के अंदर आप पर भी तो इल्जाम लगते हैं, ब्राह्मण आपसे नाराज बताए जाते हैं, दलित आपसे नाराज बताए जाते हैं, इल्जाम तो आप पर भी लगते हैं, क्योंकि बात पंजाब की हो रही है। एक सेकेंड, क्योंकि बात पंजाब की हो रही है, आप कह रहे हैं कि हम वक्त आने दीजिए पूरी ताकत के साथ। मेरा सवाल कंप्लीट करने दे सर, फिर आप बोलिएगा, आपसे ही मैं सवाल कर रही हूँ कि वक्त आने पर हम चेहरा भी बता देंगे और किस तरीके से पार्टी लीड करेगी ये भी बता देंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर जन आशीर्वाद यात्रा शुरू हो गई है, पंजाब में आपकी लीडरशिप दूर दूर तक बहुत ज्यादा असरदार नजर नहीं आ रही है, पिछली बार का आंकड़ा 3 सीट का है, क्या यही वजह है कि पंजाब आपने सस्ते बस्ते में डाल दिया है? हमारी जो लीडरशिप होती है, और हमारे जो लीडर हैं वो नरेंद्र मोदी हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं, और हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष होते हैं, जिन जिन प्रांतों में प्रदेश का अध्यक्ष होता है, वो हमारा लीडर होता है। और हमारे यहाँ कोई परिवारवाद नहीं है,
हमारे यहाँ किसी को ये आइडिया नहीं होता है कि कौन हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा और कौन प्रदेश अध्यक्ष बनेगा, और वही लीड करता है। और उसका एग्जाम्पल आपने अभी गुजरात में भी देखा है कि जब मुख्यमंत्री वहां चेंज किए गए हैं तो कैसे एक बार के एमएलए को एकदम नॉर्मल पॉलिटिशियन को लाके मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। और कांग्रेस ने भी तो यही करा ना जिलानी साहब, कांग्रेस ने भी तो यही करा। रंधावा का नाम आगे चल रहा था लेकिन चन्नी साहब को बना दिया गया। मैंने मुख्यमंत्री के बनने पे क्या उन्हें शुभकामनाएं नहीं दी? मेरा जो सवाल है वहां की जनता की तरफ से है, जिन जनता ने, पंजाब की जनता ने जो वोट दे के अपने भविष्य के लिए, भविष्य सुधारने के लिए जो कैप्टन अमरिंदर को उन्होंने वोट किया था, वो वादे कहाँ हैं? वो वादे कितने पूरे हुए? जिलानी साहब, आप सवाल उठा रहे हैं, इलेक्शन है तो इस मुद्दे को तो आप भुनाइए ना पंजाब में जाकर, लेकिन आपकी तरफ से कोई कसरत नहीं हो रही है। ठीक है अजय वर्मा जी, मैं आपके पास आऊंगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ रहा है, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। एक बात तो है, पंजाब का इलेक्शन इस बार बहुत ज्यादा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि राहुल गांधी ने जिस तरीके से चरणजीत सिंह चन्नी और 2 डिप्टी सीएम के जरिए जो गोल सेट किया है ना, आज उसकी चर्चा हो रही है। अजय वर्मा साहब, अब तक राहुल गांधी के ऊपर सवाल उठते रहे, उनकी लीडरशिप पर सवाल उठते रहे, लेकिन पंजाब में हमने देखा कि किस तरीके से उन्होंने जो सियासी गणित है वो साधने की कोशिश की है। 3 उन्होंने यहाँ चेहरे दे दिए हैं पंजाब के अंदर। आने वाला चुनाव इसी के इर्द गिर्द रहने वाला है। देखिए आदरणीय मोहतरमा, मैं एक बहुत बेहतर तरीके से आपको बताऊं, पंजाब तो छोड़ दीजिए, पंजाब तो इंक्लूड है ही है इसमें। आप उत्तराखंड, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, पंजाब और गोवा और मणिपुर 2022 में यहाँ चुनाव, ठीक है। आप रिपोर्ट मंगवाएंगी, जब देखेंगी चुनाव सारी जगह के दिलचस्प होने वाले हैं। पंजाब में तो हम 100+ इसलिए जाएंगे कि हिंदुस्तान की ज्यादातर आबादी 136 करोड़ लोग, जिसमें से आईटी सेल, बीजेपी, इनके प्रवक्ता नेता, इनके पार्टी के लोगों को छोड़ दीजिए, वहां पर लोग इस कदर दुखी और परेशान है। ये चुनाव लोकतंत्र बनाम डिक्टेटरशिप होने जा रहा है, आम आदमी बनाम 4 घराने होने जा रहा है। क्योंकि अभी आने वाले कल में, मैं फिर आपको बता रहा हूँ, एक दिन और आपके चैनल पे मैंने डिबेट पे कहा था कि आपको आने वाले कल में आटा जो है हिंदुस्तान में 100 रुपए किलो हो जाएगा काले कृषि कानूनों की वजह से। सरसों का तेल जब 60 रुपए किलो था, मैंने कहा था 200 रुपए क्रॉस कर जाएगा, तो 210 रुपए पहुंचकर चुनावों से पहले। पेट्रोल जब 65 रुपए था, मैंने कहा था कि पेट्रोल 100 रुपए से ऊपर पहुंच जाएगा। आज मैं फिर कह रहा हूँ पेट्रोल 150 रुपए किलो मिलेगा, 150 रुपए लीटर सोच। तो जब एक तो महंगाई का मुद्दा, एक बेरोजगारी का मुद्दा, एक उच्चतम स्तर पर महंगाई जो पहुंच गई है, दूसरा हमारी जीडीपी जो डाउन हो गई है, उस पर प्लस कांग्रेस की जो रणनीति है सर्वधर्म सद्भाव को लेकर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को सबको लेकर, हम जाति विशेष की राजनीति नहीं करते। हमारे साथ दलित भी हैं, हमारे साथ सिख जट भी हैं, हमारे साथ हिंदू भी हैं, हमारे साथ मुसलमान भी हैं, ब्राह्मण भी हैं और 36 कौम हैं। लेकिन क्योंकि सरकार एक विशेष मोड में चल रही थी, जब लोगों के सामने सरकार की कलई खुल गई, देश के तमाशा राजा वादे किए थे 15 लाख, काला धन, 2 करोड़ नौकरी, 5 ट्रिलियन, हम फर्स्ट विश्व गुरु बन जाएंगे, और पाकिस्तान के लिए इनकी विदेश नीति कुछ और थी, आतंकवाद पर, चाइना के लिए कुछ और थी, और अब तालिबान और अफगानिस्तान पर कुछ और है। मैंने पूछा जिले इलाही से, देश के राजा से, तमाशा राजा से, वर्तमान प्रधानमंत्री साहब से कि आप ये बताइए कि आने वाले चुनाव से पहले स्थिति तो स्पष्ट करें कि क्या आप तालिबानों को आतंकवादी मानते हैं या नहीं मानते हैं। एक नंबर, पूरी दुनिया उन्हें तालिबानों को आतंकवादी मानती है, ये आपको लिख कर देना पड़ेगा सर। पहली बात तो ये डिबेट का मौजू नहीं है। नहीं 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 नहीं, मुद्दे को भटकाइए मत, मुद्दे को भटकाइए मत, ये डिबेट का मौजू नहीं है। पूरी दुनिया मानती है कि तालिबान आतंकवादी है, ये डिस्कस मत कीजिए ना। पंजाब के ऊपर बात कीजिए, पंजाब के ऊपर बात कीजिए, उसको कंप्लीट कीजिए। फिर मैंने पूछा कि क्या आप तालिबान और अफगानिस्तानों के साथ हैं या खिलाफ हैं। आज तक प्रधानमंत्री का कोई ऑफिशियल ट्वीट नहीं है, ना कोई इनकी स्थिति स्पष्ट हुई है, जबकि ब्रिक्स 5 देशों के सम्मेलन में रशिया और चाइना ने अपनी स्पष्ट कर दी थी, और देश के प्रधानमंत्री जी ने। अरे सर, मुझे पंजाब के लिए बताइए ना, पंजाब के लिए क्या करने जा रहे हैं? इल्जाम आपके ऊपर लगे हैं कि पंजाब में पूरी तरीके से आपने काम नहीं किया, और इसी को लेकर अब आप आवाम के बीच जाएंगे तो क्या कहेंगे? इस पर जवाब दीजिए ना। पंजाब में हम लोगों की देश, आपने रणनीति अभी देखा कि किस तरह से हमने पंजाब का सरदार चेंज जनता की नहीं बल्कि चुने हुए विधायक, जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों की मांग पर हमने किया। अगर हमारे यहाँ डिक्टेटरशिप होती तो हम जबरदस्ती किसी को दिल्ली से लाके बैठा देंगे।
हम पंजाब की जनता को हम सस्ता आटा, सस्ता डीजल, सस्ता पेट्रोल, रोजगार, और जो वहां बिजली की समस्या और जो वहां लॉ एंड ऑर्डर की समस्या, जो 500 किलोमीटर बॉर्डर पर पाकिस्तान की समस्या है, उसको हम निजात, जो भी प्रॉब्लम्स है, 90% वादे हालांकि हमारे कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने पूरे किए। चलिए, बहुत बड़े बड़े दावे कर रहे हैं आप, बहुत बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन 6 महीने का वक्त है, देखेंगे कितने पूरे होते हैं। हुदा जरीवाला साहब से मैं सवाल करना चाहूंगी कि भाई कांग्रेस अपने आप को पंजाब के अंदर सबसे मजबूत स्थिति में दिखाने की कोशिश कर रही है, और वो ऐसा करे भी क्यों ना, क्योंकि उसके पास एक ताकत, एक सपोर्ट नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी की क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? आप उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं, आप उत्तर प्रदेश का रुख कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जो हवा है आपके हक में नहीं है। पंजाब के अंदर आप किस तरीके से लीड करेंगे? ऐसा स्टेट है जहाँ की जो दलित की, जो एससी की पॉपुलेशन है, वो नेशनल रेशियो से भी डबल है। तो वहां पे जो पंजाब की जितनी टोटल पॉपुलेशन है, उसमें 32% जो है वो एससी कम्युनिटी की है, और जिसमें 2% से भी कम लोगों के पास अपना खुद का लैंड है, एग्रीकल्चरल लैंड है। उसके अलावा पंजाब में इतने सारे ऐसे इश्यूज हमने देखे, चाहे वो ड्रग माफिया से रिलेटेड हो, चाहे वो खनन माफिया, सैंड माइनिंग वाले इश्यूज हो, इस तरह के तमाम इश्यूज से, करप्शन से पंजाब की जनता बेहाल हो चुकी है, परेशान हो चुकी है। ना उनको कैप्टन साहब की गवर्नमेंट में कोई ऑल्टरनेटिव मिला, और अब कांग्रेस में भी वक्त ही बताएगा कि उनके पास एक बेहतर ऑल्टरनेटिव बन के आ रहा है या नहीं। लेकिन वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी ऑलरेडी वहां पे ऑपोजिशन में बैठी हुई है। आम आदमी पार्टी ने जब पंजाब से लोग इतने आए थे फार्म लॉस का प्रोटेस्ट करने के लिए, तो आपने देखा होगा दिल्ली में बॉर्डर्स में अरविंद केजरीवाल जी गए थे, मनीष सिसोदिया जी गए थे, संजय सिंह जी गए थे, तमाम लीडरान गए थे उनको अपना सपोर्ट दिखाने के लिए। जो फार्म लॉस है उसके लिए हम बाहर सपोर्ट दिखाया, लेकिन क्या आपने मरकज में जो लीडर है उनसे बात करने की कोशिश की? भाई जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके साथ भीड़ में आप भी शामिल हो गए, फर्क क्या रह गया? फर्क क्या रह गया? बहुत पहले फेडरल में इतनी बड़ी वहाँ पंचायत की थी, उसके बाद हम लोग तमाम जो फार्म प्रोजेक्ट के लीडर हैं उनके साथ हम कॉन्टैक्ट में हैं, कम्युनिकेशन में हैं। और पंजाब में आप देखिए जो बेसिक मुद्दे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो दिल्ली डेवलपमेंट मॉडल है वो इतना फायदे का मॉडल है और इतना वर्केबल मॉडल है। हम बात करते हैं फ्री बिजली की, हम बात करते हैं फ्री शिक्षा, महिलाओं को फ्री बस यात्रा, बुजुर्गों के लिए फ्री तीर्थ यात्रा, और तमाम इस तरह की जो सुविधाओं की बात करते हैं, आम आदमी पार्टी अपने एक मॉडल पे चलती है। हम लोगों का एजेंडा बिल्कुल सेट है कि हम लोगों का जो टैक्स पेयर्स का मनी है वो उन्हीं का फायदा करके रिटर्न करना है उनको। आप बस में सफर जो है वो फ्री करेंगे, खवातीन के लिए बिजली फ्री देंगे, सब चीज फ्री देंगे, तो बताइए सरकार कैसे चलेगी? सरकार कैसे चलेगी? पैसा कहां से आएगा? आप यही वादे करते हैं, और दिल्ली में आपने वादे ये किए, ठीक है, आप लोगों को तमाम चीजें अगर फ्री कर देंगे तो भाई सरकार कैसे चलाएंगे, ये भी बता दीजिए मुझे। बहरहाल यासीर जिलानी साहब मुस्कुरा रहे हैं, और मुस्कुराहट क्यों ना हो उनके चेहरे पर, क्योंकि सवाल तो वाजिब है। आप मुझे ये बताइए यासीर जिलानी साहब, ठीक है, खुदा मुझे उनको भी टाइम देना है, एक एक करके मैं सबके पास आऊंगी, सबको बराबर टाइम देना है। यासीर साहब, ठीक है, पंजाब के अंदर कांग्रेस जो है वो मजबूत स्थिति में है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस अपनी जमीन तलाश रही है, और फिर भी कांग्रेस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर वो भी ताल ठोकती हुई नजर आएगी। इसे एक्सेप्ट करते हैं आप? देखिए, मुझे दोनों हमारे वर्मा जी का और हमारी जो आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हैं उनका जवाब मैं देना चाहूंगा 1 मिनट में, उसके बाद मैं आपकी बात पे बता देता हूँ। वर्मा जी कह रहे थे कि आतंकवाद पे बोल रहे थे, तो आतंकवाद पे जब आप कोई बात कहते हैं तो अमरिंदर सिंह से पूछ लेते हैं। उन्होंने तो बाजवा का साथी बताया सिद्धू को, उन्होंने कहा वो दोस्त है, हथियार आते हैं पंजाब से, पंजाब में पाकिस्तान से, और अगर इस तरह की लीडरशिप दी गई, अगर उसके लीडरशिप में चुनाव लड़ा कांग्रेस ने, मैं तो अपोज करूंगा। तो एक सवाल इनसे, और दूसरी बात हमारी जो आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं, अपनी नैरेटिव बताने की कोशिश कर रही है कि आम आदमी पार्टी जो नैरेटिव तैयार कर रही है। आप दिल्ली के हालात को समझने की कोशिश करिए। आप उत्तराखंड में जाते हैं और कहते हैं कि मैं रोजगार दूंगा। दिल्ली में अब तक 7 साल में सिर्फ जो रोजगार दिया है वो 378 रोजगार है। आप बड़ी बड़ी बात रोजगार की वहां करते हैं, और आप दिल्ली के अंदर जिस तरीके से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है आम आदमी पार्टी की सरकार, सिर्फ जो प्रचार प्रसार में करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा रही है,
जमीन में अभी हमने देखा जब बारिश का टाइम अभी दिल्ली में चल ही रहा है, अभी पूर्ण रूप से खत्म नहीं हुआ है, क्या हालत दिल्ली में त्राहिमाम मच गया था, किस तरीके से लोग परेशान हुए हैं, दिल्ली के लोगों को किस तरीके से परेशानी झेलनी पड़ी है। यासिर जिलानी साहब रोक रहे हैं आपको क्योंकि प्रचार से मुझे याद आ गया, उत्तर प्रदेश में भी प्रचार करने में सरकार पीछे नहीं है। कोलकाता का एक ब्रिज होता है और उसको तस्वीर में दिखा दिया जाता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर इस पर काम हो रहा है। नहीं, प्रचार को छोड़ दीजिए ना। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के जो पोस्टर है ना, वो दिल्ली के अंदर भी नजर आते हैं विकास को लेकर। ठीक है, प्रचार करने में कोई पीछे नहीं है। दंगे हुआ करते थे, आप बता दीजिए जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है कोई दंगा हुआ है? आप सरकार ने इतना नकेल कस दिया है कि अब तक जो संगठित अपराध करने वाले माफिया थे उनकी कम से कम 1800 करोड़ रुपए की संपत्ति को उत्तर प्रदेश की सरकार ने। ठीक है, खुदा ठीक है। माफिया या आज कोई अपराधी अपराध करने से पहले ये सोचता है कि कितने दिन तक जिंदा रह पाएगा। सरकार इनकाउंटर करती है दुर्दांत अपराधियों का और उसमें जीरो टॉलरेंस है, भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस है, अपराध पे जीरो टॉलरेंस है। और जिस तरीके से विकास का काम हुआ है, आपको सड़कें महाराजगंज से लेके गाजियाबाद की कोई ऐसी सड़क नहीं है जो इस वक्त आप हाईवे से कनेक्ट नहीं है। आप पहले दिल्ली से जब चलते थे लखनऊ के लिए 14 घंटे 15 घंटे। ठीक है यासिर साहब, उत्तर प्रदेश के आप खूबियां गिना रहे, पंजाब पे मुझे बता दीजिए, पंजाब में क्या करने जा रहे हैं आप पिछली 3 सीटों के साथ? कोई चेहरा तो बता दीजिए। सर्वमान्य लीडर भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी हैं, उसके बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी हैं, उनका चेहरा है और प्रदेश का अध्यक्ष हमारा चेहरा होता है। और हमारा जो काम है, हमारा जो संगठनात्मक दृष्टिकोण से संगठन हमारे नीचे मंडल से शुरुआत करता है, मंडल के नीचे भी समिति एक होती है। ठीक है, मैं भी तो वही कह रही हूँ कि टाइम कम है सर, मैं भी तो वही कह रही हूँ टाइम कम है, शुरुआत तो कर दीजिए पंजाब के अंदर। या ठीक है, कांग्रेस के सामने आपने हाथ खड़े कर दिए कि भाई कांग्रेस आने वाली है, जैसे कि कांग्रेस की तरफ से दावा किया जा रहा है, इसलिए हम जो है साइड हो जाते हैं। अजय वर्मा साहब, आपको लगता है कि बीजेपी पहले ही हार मान चुकी है पंजाब के अंदर? नहीं, देखिए वो विश्व गुरु हैं उनके नेता, और अभी वो कह रहे थे, मेरी बात को बल दे रहे थे कि हमारी पार्टी में नरेंद्र मोदी जी चेहरा है। तो मेरा अनुरोध ये है कि हमारे हिंदुस्तान में 30 स्टेट हैं और 5 टेरिटरी हैं, तो 33 जगह नरेंद्र मोदी 1, नरेंद्र मोदी 2, नरेंद्र मोदी 4 और नरेंद्र मोदी 35। क्योंकि 2019 के चुनाव में आपको याद हो तो एक स्टेटमेंट आपको तो मैं आपको भेज दूं, मोदी साहब ने चुनाव जीतने के बाद ये कहा था अपने एमपीओ से कि एमपी साहबानों ज्यादा उसमें मत रहिएगा, ये आप नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर चुनाव जीते हैं, इसलिए आप अपने बिल्कुल कायदे कानून से काम करिए, नरेंद्र मोदी का चेहरा है। तो मैंने अभी आपसे कहा था, उसी को जिलानी साहब ने बल दिया कि एकल स्वामित्व वाली पार्टी है, जहां एकल स्वामित्व बड़ा हो जाता है, पार्टी छोटी हो जाती है, वहां डिक्टेटरशिप का जन्म हो जाता है। अब पंजाब पे आ जाइए, पंजाब में कांग्रेस पार्टी, हम चाहते हैं कि हमारे अपोनेंट, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी हो, बीजेपी की तो 3 विधायक थे, 3 जो है एमएलए थे, वो तीनों भी छोड़ के बीजेपी जा चुके हैं। आपकी जानकारी आपको बता दूं मैं, अब इनका 0 है, वहां दिलबटा सन्नाटा है। और कृषि कानून के बाद अगर कोई माइनस, जैसे बर्फ माइनस में आ जाती है, माइनस का कोटा हो तो वो माइनस में है काफी। तो मैं ये बताना चाहता हूँ पंजाब की जनता के लिए और पंजाब की तरफ से, और देश का एक मैसेज है इन 5 स्टेटों में, ये लोग 4 स्टेटों में चुनाव हार रहे हैं, केवल ये मणिपुर जीत रहे हैं। जनता ने वहां, मैंने देखा कि आपको बताया उत्तराखंड, चूंकि आप कहेंगे कि उत्तराखंड में जाइए, उत्तराखंड में 41 से 48 सीटें कांग्रेस जीत रही है, 3 मुख्यमंत्री इन्होंने बदला। हिमाचल में अभी रिसेंटली हरियाणा में और मध्य प्रदेश में और मुख्यमंत्री बदलने जाएंगे, आप नोट कर लीजिए, फिर आपके यहाँ डिबेट होगी। तो पंजाब में जो हमने ये बदलाव किया है वक्त के अनुसार, समय के अनुसार, जनता के चुने हुए नुमाइंदों की मांग पर, उसके बाद जब आने वाला चुनाव आ जाएगा 2022 का, जनता के चुने हुए नुमाइंदों की बात पर आपने वहां चेंजेस नहीं की है। ये जो टकराव चल रहा था ना 5 महीने से, सिद्धू और कैप्टन जो तनाजा था, उसे खत्म करने के लिए आपने चेंजेस किए हैं सर, बात को घुमाइए मत। चलिए एक छोटे से नहीं, ये तनाजा शांत करने के लिए दिल्ली में लगातार दौरे हो रहे थे, बैठकें हो रही थी, एमएलए जो है पंजाब से दिल्ली का रुख कर रहे थे, कैप्टन भी इस बात को अपनी चिट्ठी में जाहिर कर चुके हैं कि उन्हें बहुत बुरा लगा जिस तरीके से दिल्ली में मीटिंग्स चल रही थी और उन्हें पता तक नहीं चला। ठीक है,
आपकी जिम्मेदारी है वहां पार्टी को कैसे आपको मजबूती देनी है, लेकिन जनता के चुने हुए नुमाइंदों की राय पर आपने सब चेंजेस किए हैं? नहीं, तनाव की वजह से, टकराव की वजह से, इसे खत्म करने की वजह से आपने ये चेंजेस किए हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ रहा है, जल्द हाजिर होंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पंजाब में कांग्रेस भले ही मजबूत स्थिति में नजर आ रही है, लेकिन जो तनाज़े रह रहकर सामने आ रहे हैं कांग्रेस के अंदर से, जो बयानबाजी हो रही है, वो कांग्रेस को पंजाब के अंदर कितना नुकसान पहुंचा सकती है, इस बात को समझने की जरूरत है। 2022 में पंजाब में असेंबली इलेक्शन होने हैं, 117 सीटों पर वोटिंग होगी। ऐसे में जीतने के लिए आंकड़ा जरूरी होगा, लेकिन मैं बीजेपी से ही जानना चाहूंगी, यासिर जिलानी साहब, कांग्रेस ने जिस तरीके से दांव खेला है, एक यहां सीएम बनाया गया, 2 डिप्टी सीएम बनाए गए, दलित, सिख, हिंदू तीनों चेहरों को शामिल कर लिया गया। किसानों के मुद्दे पर चरणजीत सिंह चन्नी कहते हैं किसानों का मुद्दा वो हल करा के रहेंगे, वरना अपना गला कटवा देंगे। चैलेंज है आपके सामने, एक तो किसानों का मुद्दा है पंजाब के अंदर, ऊपर से ये 3 तिगड़ी, क्या करेंगे, कैसे करेंगे? नहीं, देखिए, ये जब कोई नया आदमी चेयर पे आता है, कुर्सी मिलती है उसको, तो उसमें जोश बहुत होती है, वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है। यही वायदा तो इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में भी किया था 4.5 साल पहले, आने से पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, और एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी के साथ, एक बहुत बड़े बहुमत के साथ पंजाब की जनता ने उनको वहां का सरताज बनाया, उनको ताज पहनाया, उनको मुख्यमंत्री बनाया। आप उठा के रिकॉर्ड देख ले कि पिछले 4.5 साल में एक भी जनता से रिलेटेड कोई ऐसा काम हो जो ये बताने के लायक, अगर कांग्रेस के लोग हैं तो बता दें। हाँ, कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है पंजाब का जो भ्रष्टाचार में 100% लिप्त ना हो। चरणजीत सिंह चन्नी के भी केसेस कई सारे सामने आ रहे हैं, मैं आज उस पर चर्चा नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि अभी डिबेट और आगे बढ़ेगी, फिर वो भी सारी चीजें आएंगी सामने। लेकिन इस वक्त क्योंकि आज उन्हें, जो आप कह रहे हो कि मैं सर कटा लूंगा और मैं हल कर दूंगा, और मैं, ये तो लोगों के अंदर एक अपना पहले दिन का जो स्टेटमेंट है, कुछ राहुल गांधी के आने से वो जोश में है क्योंकि उनके लीडर पहुंचे थे और एक मुख्यमंत्री को हटा के जो कभी सोच नहीं सकते थे, जबकि इनका अंतरंग कलह जो है वो शुरू से धुर विरोधी कैप्टन अमरिंदर के ये माने गए। ये आप मीडिया ने बताया है, मेरा आकलन, क्योंकि हम लोग दूसरी पार्टियों को भी ध्यान रखते हैं कि वहां क्या चल रहा है, तो मैं उसमें थोड़ा सा आकलन कर सकता हूँ। लेकिन ये पूरा का पूरा जो मैटर है ये कांग्रेस का इंटरनल मैटर है, मेरा इस पे चर्चा नहीं है। लेकिन क्या कांग्रेस सिद्धू की लीडरशिप में अगला चुनाव लड़ने जा रही है? अगर सिद्धू के लीडरशिप में अगला चुनाव लड़ने जा रही है तो जो कैप्टन अमरिंदर सिंह बात कह रहे हैं कि उनका पाकिस्तान से संबंध है, बाजवा उनके दोस्त हैं, इमरान खान के साथ वो कुछ भी आर पार करा सकते हैं, तो उस पे कांग्रेस का क्या जवाब है? अभी तक कांग्रेस के लीडरशिप ने या कांग्रेस के किसी भी प्रवक्ता नेता ने कैप्टन अमरिंदर सिंह की कही हुई उन बातों पे किसी तरह का कोई सफाई नहीं दिया है, या कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ कांग्रेस कोई कार्रवाई करने जा रही है? क्योंकि ये तो एक बहुत बड़ा सवाल है, हमारी नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। और इसका जवाब मैं लूंगी अजय वर्मा जी से। इसका यासिर साहब, इसका ठीक है यासिर साहब, इसका जवाब मैं लूंगी, लेकिन उमा भारती के बयान को आप भूल गए हैं। ब्यूरोक्रेसी को लेकर उन्होंने क्या बयान दिया है? देखिए अगर उस पर आप उसकी तरफ से अभी उस पर कोई राय या कोई जवाब नहीं दिया गया है बीजेपी की तरफ से। मैं उसमें भी पार्टिसिपेट करूंगा और मैं उसका जवाब जरूर दूंगा, और बहुत सफाई, मैं, आप भी जानते हैं और चैनल जानता है, मीडिया और जितने हमारे प्रवक्तागण जो मेरे साथ डिबेट करते हैं, कि मैं बिल्कुल तर्क के साथ बातें रखता हूं, और जो सवाल होता है मैं कोशिश करता हूं कि उसका जवाब जो हमारे व्यूअर्स सुन रहे हैं, जी सलाम के व्यूअर्स सुन रहे हैं, उनको भी पसंद आए। ऐसा ना हो कि आप मुझसे सवाल ए का करें और मैं जेड पे जवाब दूं, ये मैं कभी नहीं करता, मैं इसके लिए जाना भी नहीं चाहता हूं। आप यकीन करें कि आज पंजाब का मुद्दा है चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री बने, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस ने उनके जाति को एक तरीके से हाइट पे ले जाके सोशल मीडिया में खेल कर रही है, ये कहीं ना कहीं दलित समुदाय के ऊपर एक तरीके से प्रहार है, और दलित समुदाय भी उसको समझ रहा है कि आज आपने अपनी ही मुख्यमंत्री की कुर्सी को
छोटा कर दिया। नहीं यासिर साहब, पता है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? एक सेकंड यासिर साहब, प्रॉब्लम पता है क्या है? जब दूसरी पार्टियां जाति को लेकर राजनीति करती हैं तो सामने वाली जो जमातें होती हैं, सियासी जमातें, वो सवाल उठाने लगती हैं। लेकिन जब अपनी ही पार्टी में जाति को लेकर राजनीति होती है तो उस पर खामोशी अख्तियार कर ली जाती है। क्योंकि उत्तर प्रदेश का मैं बार बार इसलिए जिक्र कर रही हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश में बिना जातीय समीकरण साधे इलेक्शन में कोई जीत हासिल कर ही नहीं सकता है, सीटें जीत ही नहीं सकता है। सब लोग जाति को लेकर सियासत करते हैं। ठीक है, आप अच्छी सहाफी हैं, अच्छी पत्रकारिता करती हैं, ये आपका आकलन हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, आप 1980 के बाद के चुनाव से लेके अब तक का देख लीजिए, उनका क्लियर है हर चीज, जो एक ठीक है यासिर साहब। अजय वर्मा साहब, जो बात जातिगत राजनीति कर रहे हैं आप पंजाब के अंदर, जनता के हित के लिए वो खड़ी होकर काम करते हैं। अजय वर्मा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज? हाँ, अब आ रही है आपकी आवाज, बोलिए। मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। मैंने आपको पहले भी कहा, मैं फिर कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी सर्वधर्म सद्भाव की राजनीति करती है, किसी जाति वर्ग विशेष की राजनीति नहीं करती। हम लोग कॉमनल राजनीति में विश्वास नहीं करते। आपने पूरे हिंदुस्तान में देखा पिछले 7 साल से किस तरह का माहौल चल रहा है, और हम लोग सबको साथ लेके चलते हैं। अभी मेरे भाई कह रहे थे कि जो प्रधानमंत्री कहते हैं वही वादा करते हैं। आपको याद हो 2014 में, मैं वही इनको याद दिलाना चाहता हूँ। आपको एक सेकंड में बीच में टोकना नहीं चाह रहा था, लेकिन एक सेकंड बता दूं कि आप जो 2014 में कहा था, भाइयों बहनों मित्रों, मैं तो जीता जागता एग्जाम्पल हूँ, भारतीय जनता पार्टी का मैं प्रवक्ता हूँ, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हूँ, माइनॉरिटी का पूरा काम देखता हूँ, और मैं मुसलमान हूँ। तो अगर भारतीय जनता पार्टी किसी तरह का किसी को लेके अगर उसकी सोच जरा सी भी अलग होती तो मुझे इतना बड़ी जिम्मेदारी दे रखी है, क्यों देती वो? आप ये बार बार ना कहें। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, विकास, विश्वास। लेकिन ठीक है यासिर साहब, सवाल तो उठेंगे ना। अभी कैबिनेट में, सेंट्रल कैबिनेट में जो बदलाव हुए उसमें ओबीसी तबके से 27 वुज़रा बनाए गए, लेकिन एक भी मुस्लिम चेहरे को नहीं शामिल किया गया। ये आप पर इल्जाम लगते हैं, ये आप पर इल्जाम लगते हैं। मुस्लिम चेहरे ऑलरेडी वहां पे मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर है मुस्लिम चेहरा, और राज्यों में ऐसे कई सारे राज्य हैं जिसमें दर्जा प्राप्त मंत्री है मुस्लिम। मुझे लास्ट रिएक्शन हुदा जरीवाला से लेना है, वक्त की कमी है। हुदा क्या कहना चाहेंगे? सिर्फ एक छोटा सा सवाल करना चाहती हूँ कि अगर ऐसी बात है, आप कहते हैं कि बीजेपी में जातिवाद नहीं होता, तो मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन कितना है? ना कैबिनेट में है, ना आपके मंत्रिमंडल, ना बाकी इस तरह से रिप्रेजेंटेशन वर्सेस पॉपुलेशन बहुत कम है। और रहा सवाल जो आपके कांग्रेस के प्रवक्ता जी हैं, उनसे मैं सिर्फ एक ये मेंशन करना चाहती हूँ कि अब तक की हिंदुस्तान की हिस्ट्री में सिर्फ ज्ञानी झैल सिंह जी हैं, वो एक अकेले ओबीसी कास्ट के पंजाब के लीडर सीएम बने थे। उसके बाद से आज तक, और वो बाद में जाके ऑफकोर्स इंडिया के प्रेसिडेंट भी बने, बट उसके अलावा आज तक कोई ओबीसी, कोई दलित सीएम पंजाब में नहीं रहा है। इनफैक्ट बाद में राजीव गांधी ने जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने बूटा सिंह जी को होम मिनिस्टर जरूर बनाया था, लेकिन सीएम उन्हें भी नहीं बनाया था। और जो खालिस्तान वाला इशू है, वो ज्यादातर जाट्स का या हायर एफ्लुएंट क्लास का कह सकते हैं मूवमेंट रहा है। इसमें कभी भी ओबीसी या दलित समाज के लोग ज्यादातर इन्वॉल्व नहीं रहे हैं। तो अगर पंजाब में देखा जाए 10% है, चमार 13% है, और जो मुआवजा चाहूंगी इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल ना करें प्लीज। सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, आई टेक माय वर्ड्स बैक। बट उस कम्युनिटी के मतलब ये आपका रिप्रेजेंटेशन है, बट बावजूद उसके आपके कैबिनेट में या इस तरह का जो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए वो नहीं होता है। तो ये वाला जो इशू है, इसमें जो माइनॉरिटी क्लासेस का जो डोमिनेशन है, आई मीन ज्यादातर अरोड़ा कास्ट के लोग हैं, उनको ज्यादातर प्रायोरिटी दी जाती है। लेकिन अभी वोट बैंक की सवाल है। माफी चाहूंगी अजय साहब, वक्त नहीं है, वरना आपको टाइम जरूर देती। उस वक्त आपकी आवाज नहीं आ रही थी हम तक। चलिए 10 सेकंड पीछे 10 सेकंड लेना चाह रहे हैं अजय वर्मा जी, 10 सेकंड में कंप्लीट कीजिए। फाइनली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी मजबूती से सारे मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी। और अभी जो आप पार्टी की सोच आपने देखी कि किस तरह से जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करे, आपने टोक के माफी मंगवाई है, तो इनके बीजेपी का भी यही हाल है, अंदर कुछ और बाहर कुछ। ठीक है, कुछ और बाहर कुछ। कांग्रेस का तो बाहर भी एक है, अंदर भी एक है। चलिए, धन्यवाद जी, सलाम तो सलाम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का अपना कीमती वक्त देने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए।
पंजाब के अंदर सीएम तो बदल दिया गया है, लेकिन तनाजा अभी भी बना हुआ है क्योंकि कांग्रेस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन रह रहकर बयानबाजी अंदर खाने हो रही है। आज के मुद्दा में इतना ही। दीजिए इजाजत। आदाब।